हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर डेली जो कि देख सकते हैं रात को 8:50 में यहाँ पर हिंदी की क्लास होती है, ज़बरदस्त क्लास होती है। और हमारे सीरीज में आपको हमेशा परिवर्तन भी देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो आपकी सीरीज है, इस सीरीज में देख सकते हैं काफ़ी ऐसे क्वेश्चन हैं जो सेम टू सेम एग्ज़ाम में मिले हैं। 2025 की 2024 के लास्ट में जो एग्ज़ाम हुए हैं वो सब आपको यहीं से हुए हैं। जैसे आपको पुलिस एग्ज़ाम हुआ था, है ना, वो आपको तो यहीं से पूरे पूरे क्वेश्चन ही छपे हुए मिले थे। तो इसलिए हम आपको हमेशा परिवर्तन लाते रहते हैं, सीरीज बदलते रहते हैं ताकि आपको समस्या ना हो और आपका जो भी एग्ज़ाम लगा हो वो सब आपको लगभग यहाँ से मिलने लगे, है ना। अब आर वाले बच्चे परेशान मत होइएगा, आर वालों के लिए भी हम आपको क्लास लाएँगे। और यहाँ पर देखा जाए अन्य परीक्षाएं जो आपकी हैं, जूनियर असिस्टेंट हो गया, इन सब के लिए हिंदी आपकी हमेशा परिवर्तन आती रहती है। आप लोग डेली जुड़िएगा, ठीक है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय माता दी। गुड इवनिंग, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद, राधे राधे, सभी को जय हिंद, सभी को नमस्ते। आवाज़ वगैरह कन्फर्म हो तो सब लोग बता दीजिए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं सुपर फास्ट तरीके से, ठीक है। सभी को राधे राधे, जय हिंद, गुड इवनिंग। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है वाक्य के लिए कौन शब्द आपका है जो देखा नहीं जा सके। आप कहेंगे सर जो देखा नहीं जा सके उसे क्या दृश्य नहीं, उसे कहते हैं अदृश्य। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। बी नंबर जो देखा नहीं जा सके उसे कहते हैं यहाँ पर अदृश्य कहते हैं। बी नंबर आपका जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला है जिसकी लाठी उसकी भैंस। देख सकते हैं आपसे कह रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ पर बताना है आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो कहेंगे सर जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये क्या है? कहावत है, मुहावरा है, लोकोक्ति है, ये आपका है क्या? यह दोनों भी आपके क्या हो सकता है? तो कहेंगे सर जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना, ये क्या है? लोकोक्ति है। याद रखिए ये लोकोक्ति है, इसका आंसर आपका डी आएगा। देखिए लगभग देखा जाए तो आपके 30% लोग ही इसका सही जवाब दे पाए हैं, है ना। यहाँ पर याद रखिएगा इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, लोकोक्ति हो जाएगा। अब ये एग्जाम के समय पढ़ेंगे तो गलत हो ही जाएगा, जब डेली पढ़ेंगे तो 100% 30% में आप लोग जरूर आएंगे। अगला है पुस्तक। आप बताइएगा पुस्तक कैसी है ना। तो आप कहेंगे सर पुस्तक जो आपकी है ये आपका स्त्रीलिंग बनेगा, मतलब ऑप्शन देखा जाए तो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है उत्कर्ष का विलोम क्या होता है। उत्कर्ष दिया है और उत्कर्ष की बात करते हैं तो हमने कहा जहां भी आपका उत लग जाता है तो भैया इसका विलोम बनता है अप। क्या बनता है? उत्कर्ष मतलब उठना होता है और अपकर्ष मतलब हो गया नीचे होना। को मिला के देखा जाए तो आपका आंसर क्या बनेगा? सी नंबर है, अपकर्ष आपका आ रहा है तो जवाब बिल्कुल सही जाएगा। अगला है माँ शब्द का तत्सम पूछा गया है और माँ शब्द का जो तत्सम बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा? माता बनेगा या मात्र बनेगा। तो हमने कहा जब ऐसी स्थिति आती है तो आप सही लगाएंगे, सी नंबर मात्र को लगाएंगे। ऑप्शन नंबर आपको बनेगा यहाँ पर सी नंबर। अगला है आविर्भाव शब्द का विलोम क्या है। आविर्भाव शब्द का विलोम पूछा है और आविर्भाव का क्या हो जाएगा? तो ये यहाँ पर देखो विभाव भी नहीं होगा, ये तो आपका है ही नहीं है। आविर्भाव और आपका तिरोभाव, ये आपका आंसर डी आ रहा है, मतलब आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। अगला है नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है। क्वेश्चन है नीली साड़ी, नीली क्या है? किसी भी चीज का एक गुण है ना। और हमने कहा कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? गुणवाचक आपका हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। तो आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है रमाधन ईस, यहाँ पर पूछा है रमेश, ये किस प्रकार की संधि है। मात्रा कौन सी लगी है? एक ही मात्रा लगी है और एक ही मात्रा होती है तो हमने कहा एक ही मात्रा में जो होती है ना वो आपका होता है गुण संधि। क्या होता है? गुण संधि होता है, मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा। गुण संधि में याद रखिए एक ही मात्रा मिलेगी, या तो आपको ओ की मात्रा मिलेगा या तो तीसरा रूल होता है जिसमें अर होता है। बस इतने ही आपको देखने को मिल रहा है। अगला है तरंग का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है। तरंग का पर्यायवाची पूछा गया है, तरंग का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है। पुष्कर आपका नहीं हो सकता क्योंकि तालाब होता है, कुल नहीं हो सकता है, ये भी यहाँ से है। आप कहेंगे सर इसका आंसर डी हो जाएगा, ऊर् में हो जाएगा। ऊर् में जिसका ऑप्शन है डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ऊर् में बन जाएगा। अगला है जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं या बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर इनमें से क्या है जवाब देना है। देखिए वीडियो में लाइक की संख्या बिल्कुल नहीं है, उम्मीद है कि आप सभी लोगों में से बहुत ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भूल गए हैं या अभी अभी जुड़े होंगे, या कह सकते हैं कि आप लोग लाइक करने के लिए भूल गए हैं। तो एक बार जितने लोग जुड़े हैं सेशन को पहले लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ सभी लोग अगर भूल गए हैं, हमें मालूम है कि आप लोगों में बहुत लोग भूल जाते हैं, है ना, कमेंट चलने लगता है और आप लोग कमेंट करने लगते हैं। तो जितने लोग यहाँ पर जुड़े एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, ऑफलाइन है या ऑनलाइन। देखो दिया गया है विशेषता, है ना, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए। हमने कहा क्रिया की विशेषता अगर बताता है तो 60 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रिया विशेषण होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा, क्रिया विशेषण।
अगला है वहां कौन खड़ा है, वाक्य में सर्वनाम बताना है। वहां कौन खड़ा है वाक्य में आपसे सर्वनाम पूछा गया है। अब 61 नंबर ऑप्शन बताइए क्या हो जाएगा। यहाँ पर 61 नंबर में आप बताइएगा, सही आंसर देना है। यहाँ पर आपका 61 नंबर सबके लिए बिल्कुल से देखा जाए तो अगर इसका जवाब सही देते हैं तो समझिएंगे कि आप इस टॉपिक में कभी कंफ्यूज नहीं होते हैं, और कहीं ना कहीं अगर इस क्वेश्चन को आपने गलत कर लिया तो कहीं ना कहीं आप में अभी भी कुछ ना कुछ कमियां आपकी हैं। क्या सही किया जाए, यहाँ पर देखिए या तो आपका बी नंबर होगा या तो आपका सी नंबर होगा। लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ाई किए हैं, अगर अच्छे से पढ़ाई किए हैं तभी इसका आंसर सही कर पाएंगे, नहीं तो फिर गड़बड़ कर देंगे। क्योंकि जरूरी नहीं होता है कि यहाँ पर प्रश्नवाचक हो ही, है ना, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर प्रश्नवाचक हो, ऐसा भी नहीं है। तो देखो हमने कहा कि आप सर्वनाम पढ़िए, जब सर्वनाम पढ़ेंगे तो आप कहेंगे सर अनिश्चयवाचक सर्वनाम में होता क्या है, तो आप कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम में होता है कोई, क्या होता है, कोई होता है और आपका कुछ होता है, यही तो आपके होते हैं भाई। 11 सर्वनाम होते हैं, 11 सर्वनाम में जो 2 सर्वनाम आपके होते हैं कोई और कुछ होता है। बाकी जो आपका दिया है कौन, ये जो कौन दिया गया है ये किसमें है, तो आपके प्रश्नवाचक में है। अब आप ही बताइए कि आंसर आपका बी सही है कि ऑप्शन सी सही होगा। अब तो आप समझ जाइए कि भैया कोई और कुछ अगर दिया गया होता तो आप लोग यहाँ पर सी सही करते, लेकिन यहाँ पर कौन दिया गया है तो आप कहेंगे आंसर आपका बी नंबर है, ये राइट बनेगा। कौन, यहाँ पर बी नंबर प्रश्नवाचक बन जाएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब गलती ना करिएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर दिया है, इसलिए कहते हैं सर्वनाम पढ़िए, लेकिन सर्वनाम में जो 11 सर्वनाम है वो कहाँ कहाँ रखे गए हैं। जो आपके भेद होते हैं आपके 6, और ये 6 भेद में जो 11 सर्वनाम है वो किस किस के साथ आपके होते हैं, इसको याद कर लिया तो कभी गड़बड़ी नहीं होगी। राधे राधे भैया, जय श्री राम, जय महाकाल। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और दिया गया है, जो शब्द 2 शब्दों को या शब्दांशों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। 62 नंबर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखो दिया है, जब 2 शब्द हैं या वाक्यांश हो, है ना, इनको जोड़ेंगे तो ये समुच्चय बन जाएगा, है ना। समुच्चय मतलब एक प्रकार से देखा जाए यहाँ पर जोड़ा हो गया, तो ऑप्शन आपका दिया गया है सी नंबर हो जाएगा। और अगला दिया है कि जो शब्दांश शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें क्या कहते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर जब पहले जुड़ते हैं तो इनको बोलते हैं उपसर्ग। क्या बोलते हैं, उपसर्ग। याद रखिए उपसर्ग जो होते हैं वो पहले जुड़ते हैं तो उपसर्ग होते हैं, और अगर बाद में जुड़ते हैं बाद में तो आपकी वो क्या होते हैं, प्रत्यय होते हैं। निपात यहाँ पर क्या होते हैं, ये बलदायक होते हैं, जिनको आवश्यकता पड़ने पर इनको हम लगाते हैं, नहीं तो कोई जरूरत आपकी नहीं होती, वाक्य को सुंदर करने के लिए होता है। अगला है कमल के समान नयन। कमल के समान नयन, हमने कहा यहाँ पर के समान दिया गया है। हमने कहा था कि एक ऐसा भी समास होता है कि जिसको तोड़ने पर अगर बीच में आ जाए के समान, है ना, क्या आ जाए, के समान आ जाता है, या रूपी शब्द आपको मिलता है, या स्टार्टिंग में महाशब्द लग जाता है, ठीक है ना, तो वहां पर हमेशा क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। याद रखिएगा। आप कहेंगे कमल के समान नयन, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका डी, ये कर्मधारय समास में है, क्योंकि बहुव्रीहि समास तो दिया ही नहीं है। अगर बहुव्रीहि समास होता तो थोड़ा बहुत आप लोग भटक जाते, लेकिन डायरेक्ट आंसर आपको लगाना है। यहाँ पर दिया है कि जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगते हैं और उसके अर्थ में, है ना, बल प्रदान करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। यहाँ पर देखिए 65 नंबर दिया है और 65 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर देना है 65 नंबर आपसे बताना है कि जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगाकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं तो उसे क्या करते हैं, यहाँ पर आंसर देना है 65 नंबर ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखो, कहीं ना कहीं यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका ऐसा है कि हम इसको प्रत्यय कह सकते हैं या निपात कह सकते हैं। चलिए पहले इसका जवाब दीजिएगा तभी आप आगे बढ़िएगा। कह रहा है जो अव्यय वाक्य में, है ना, जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगाकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं उसे क्या कहते हैं, ये बताना है। चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिक वाला क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी हम लोग सॉल्व कर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर ध्यान देंगे तो आपका आंसर यहाँ पर कहाँ पर जाएगा। चलिए सबके कमेंट आएंगे और सबके हम कमेंट देख रहे हैं, तभी यहाँ पर आपका बनेगा काम। चलिए बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो आपका है, हमने कहा कि जो अव्यय, है ना, क्या दिए हैं, ये अव्यय दिए गए हैं। क्या दिए हैं, अव्यय दिया गया है, और अव्यय दिया है और बाद में कह रहा है शब्द के बाद भी दिया गया है। फिर ये कह रहा है उसे विशेष बल दिया जाए। ये जो विशेष बल दिया होता है ये होता है निपात होता है। अगर ये विशेष बल यहाँ पर ना होता तो हम लोग कहते हैं सर जी प्रत्यय, लेकिन यहाँ पर दिया है विशेष बल प्रदान करते हैं तो ये आपका हो जाएगा निपात हो जाएगा। याद रखिए क्या बनेगा,
निपात हो जाएगा। जैसे कोई भी शब्द होता है ना, जैसे आपके हमने यहाँ पर लिख दिया मोहन, है ना, हमने कह दिया मोहन को भी, है ना, मोहन को भी या मोहन भी जाता है, बोले मोहन भी जाता है। तो ये भी शब्द जो दिया है वो शब्द के बाद लिखा है और ये क्या है, बल प्रदान करना है, मोहन भी जा रहा है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, निपात होता है जो वाक्य को सुंदर के लिए होता है, बाकी ये होते हैं अव्यय, है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, पर्यावरण का संविच्छेद आपको बताना है कि भैया पर्यावरण का संविच्छेद होता है परिधन आवरण। ये तो आप लोगों ने बहुत पहले पढ़ा होगा, परिधन आवरण पर्यावरण, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला है अंक का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ इनमें से क्या है। अंक मतलब चिन्ह तो होता नहीं है, यहाँ पर धब्बा भी नहीं होगा, डिडौना नहीं होगा, आप कहेंगे सर यहाँ पर संख्या और गोद, ये आपका जो आंसर है वो राइट हो जाएगा कि सर अंक का अर्थ संख्या भी हो जाएगा और गोद भी आपका बनेगा, बी नंबर आपका बन जाएगा। अगला है अरंड रोदन का अर्थ क्या होता है। चलिए हल्ला मार मार के रोना, चलिए क्या बोलेंगे, हल्ला मार मार के रोना या अकेले में बैठ कर रोना, ये जंगल में चुपचाप रोना। चलिए जल्दी से बताइएगा आंसर क्या कर दिया जाए। तो यहाँ पर देखिए 68 नंबर दिया है, तो 68 ना तो जंगल में चुपचाप रोना है, ना तो अकेले में बैठ के चुपचाप रोना है। याद रखिए यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट हो जाएगा, व्यर्थ में अपनी विपदा सुनाना। क्या, व्यर्थ में अपनी विपदा सुनाना, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना, ऑप्शन आपका डी बनेगा। अरंड रोदन मतलब होता है व्यर्थ में अपनी विपदा सुनाना, आप कहेंगे आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, मोहन बाजार की ओर गया, वाक्य में से रेखांकित शब्द आपका है क्या। अब ये पूरा शब्द दिया है, तो इसमें देखो यहाँ पर दिया है बाजार की ओर भी गया है, गया भी है ना, तो आप कहेंगे सर संज्ञा तो है नहीं है, यहाँ पर गया भी है और यहाँ पर देखा जाए तो आपका ये क्रिया विशेषण हो जाएगा, ए नंबर आपका बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित मोहरे का अर्थ आपको बताना है कि सिर से पानी गुजर जाना, सिर से पानी गुजर जाना, यहाँ पर 70 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो आप कहेंगे सर अच्छी चीज मतलब नहीं है, अपमान सहन कर लेना, नहीं, सहनशीलता की जो सीमा है वो टूट जाना, ऑप्शन नंबर आपका सी आ रहा है, आपका जवाब बिल्कुल यहाँ पर सही छप रहा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जब मित्र ने उसका सारा धन हजम कर लिया तब आंखें खुली, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो यह आंखें खुलना मतलब क्या होता है, डर जाना, नहीं, नींद खोलना, नहीं, यहाँ पर पूछा गया है अर्थ, और अर्थ जब पूछा है तो आप कहेंगे सर होश में आना, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर डी होश में आना आ जाएगा। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। सर्वनाम का देखो अशुद्ध प्रयोग हुआ है, देखा जाए, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं तेरे को, है ना, ये जो अंग्रेजी वाला है ना, कहते हैं ना अंग्रेजी हमसे ना बोलो, ये मेरे को तेरे को यहाँ ना बोलो। याद रखिए मेरे को तेरे को हिंदी में प्रयोग नहीं करते हैं, और अगर ऐसा प्रयोग मिला है तो आपको फिर वो गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लिखना शब्द की भाववाचक संज्ञा आपका है क्या। लिखना शब्द की भाववाचक संज्ञा आपको देना है, आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। हाँ भैया, हेलो, गुड इवनिंग। कह रहा है लिखना शब्द की भाववाचक संज्ञा आपको बताना है। लिखित आपका हो जाएगा क्या, नहीं हो जाएगा। लेखक हो सकता है, नहीं होगा। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर बी नंबर लिखाई जो ऑप्शन दिया है वो आपका राइट आंसर है, यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखो दिया गया है कि दो शब्दों के परस्पर मेल से बने तीसरे शब्द को क्या कहते हैं। तो जब यहाँ पर क्या होता है, दो शब्द होते हैं और अगर मिलते हैं तो यहाँ पर देखा जाए तो इसको कहते क्या है, समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, इसे हम लोग समास कहते हैं। जैसे हमने कहा दो शब्द दिए हैं, है ना, जैसे क्या होता है यहाँ पर राजपुत्र दिया है ना, तो ये तो आपका देखा जाए राजपुत्र राजा का पुत्र, है ना, दोनों हो जाते हैं, तो यहाँ पर ये समास आपका होता है। और अगला दिया है बेटा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है। बेटा शब्द का अगर हम बात करें स्त्रीलिंग क्या है, तो बेटा का बेटी हो जाएगा, और बेटी कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर आपका बी दिया गया है। अगला है प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। यहाँ पर देखा जाए 76 नंबर आपसे कह रहा है कि प्रिय जो दिया है विशेषण है के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। आप कहेंगे सर मेरा प्रिय विषय हिंदी है, मेरा प्रिय कवि, है ना, आपके देखा जाए तो हरिश्चंद्र कह दीजिए, कोई भी कह सकते हैं। मेरा प्रिय मित्र बड़ा अच्छा है, मेरा प्रिय बैरी कैसे हो सकता है भैया, प्रिय और बैरी तो एक दूसरे के दुश्मन हैं, ये विलोम आपके हैं। आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर आपका डी बनेगा। अगला है राकेश बहुत मेहनत करने वाला लड़का है ना, भैया ये बताइएगा बहुत मेहनत करने वाला जो होता है उसे संघर्ष कहते हैं, नहीं, श्रमिक कहते हैं, नहीं, श्रमवाद कहते हैं, नहीं, परिश्रमी कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा,
परिश्रमी बनेगा। अगला है जो अव्यय दो पदों को या पदबंधों को या उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो भैया इनको बोलते हैं क्या, यहाँ पर आपका समुच्चय बोलते हैं या संबंध बोलते हैं। तो जब जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, है ना, जब संबंध की बात करें तो संबंध, और जब जोड़ने की बात करें तो आप क्या बोलेंगे, समुच्चय बोलेंगे, तो समुच्चय में जोड़ा जाता है। और अगर यहाँ पर संबंध की बात होता तो संबंध कर देते। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत में अंग्रेजी भी सरकारी कामकाज की भाषा है, रेखांकित अंश के लिए सही शब्द बताना है। यहाँ पर दिया गया है राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा और राष्ट्रीय भाषा। ये बच्चे किसके बोल रहे हैं? अरे हैं आस पड़ोस के और का है। चलिए यहाँ पर देखो, सरकारी कामकाज की भाषा जो आपकी है वो राजभाषा है। क्या है? राजभाषा होती है। यहाँ पर आंसर नंबर आपका ए वाला राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना। चलिए, कम से कम ध्यान तो आपका क्लास में ही रहता है और हमारी पूरी बातों में रहता है। बड़ी खुशी होती है कि नहीं, आप लोगों का जो ध्यान है, कंसंट्रेट है, बिल्कुल हमारे पास ही रहता है और कहीं ना कहीं देखा जाए। चलिए यहाँ पर देखो दिया है चपल शब्द का विलोम क्या होता है। चपल दिया है और चपल की बात करते हैं तो भाई चपल मतलब होता है जो बहुत बोलता है, चपर चपर चपर। तो आप कहेंगे सर उसी का विलोम हो जाता है, उसी के जवाब में आ गया है कौन, गंभीर। तो चपल का हो जाएगा गंभीर, ऑप्शन आपका बी वाला बिल्कुल सही बन जाएगा। अगला है कि अगर भैया नौकरी के लिए अगर आपको पत्र लिखना पड़े, है ना, नौकरी के लिए लिखे जाने वाले पत्र को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे सर नौकरी के लिए लिखा जाने वाला पत्र होता है, अब बताइएगा ये क्वेश्चन क्या बनेगा। थोड़ा जल्दीबाजी में गड़बड़ी न करिएगा, ध्यान से दीजिएगा, भग नहीं रहे हैं, ना हमको भगना है ना आपको भगना है। 1-2 मिनट लेट हो सकता है, बाकी पूरी रात आपसे नहीं लेंगे। अब आप बताइएगा कि आपका जो आंसर है 81 में वो आपका बनेगा क्या? हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो आंसर है आपके देखो नौकरी के लिए, है ना, देखो कुछ लोगों ने जवाब दिया है ए नंबर, तो भैया ए नंबर आपका नहीं है, क्योंकि जब नौकरी के लिए आप लोग करते हैं तो बोलते हैं ना आवेदन पत्र शुरू हो गए हैं, कहते हैं ना आपका सीटेट का फॉर्म आ चुका है, और है ना क्या बोलेंगे, सीटेट का फॉर्म आ चुका है, आवेदन शुरू हो गए हैं, आज से आवेदन करना शुरू कर दीजिए। तो ये क्या होता है, आवेदन पत्र होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है साक्षर शब्द का विलोम बताना है, और साक्षर का विलोम बनता क्या है? यहाँ पर दिया गया है साक्षर का विलोम दिया है, तो आप कहेंगे सर साक्षर का विलोम जो होता है वो क्या होता है, निरक्षर होता है। यहाँ पर आंसर नंबर आपका बनेगा सी नंबर है। अगर पूछे सर जी अनपढ़ जो दिया है, अनपढ़ का मतलब क्या होता है, तो अनपढ़ का विलोम होता है पढ़ा लिखा, है ना, इसका होता है पढ़ा लिखा होता है, याद रखिए पढ़ा लिखा हो जाएगा तो बन जाएगा। अगला दिया है अपने मित्र को पत्र भेजते समय उसके पते के अंत में क्या लिखेंगे। तो भैया अगर मित्र को अगर आप पत्र भेज रहे हैं तो उसका कोई ना कोई पता होगा, और अगर पता होगा तो उस पते में कहीं ना कहीं गली का नाम थोड़ा है, यहाँ पर देखिए उसके शहर का नाम और पिन कोड जरूरी है, तो ये आपका जरूरी होना चाहिए, याद रखिएगा, उसके शहर का नाम और पिन कोड जरूरी है। गली तो ऑटोमेटिक ढूंढ ही लेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी लोकेशन आपको दे ही देते हैं। यहाँ पर दिया है प्रातःकाल होने पर रात का जो अंधेरा है मिट गया, यहाँ पर अंधेरा दिया है और इसमें से विलोम पूछा है, तो अंधेरा का विलोम क्या होता है एक बार बताइएगा। यहाँ पर अंधेरा का हो जाएगा उजाला बन जाएगा, तो ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर। अगला है वह टमटम, है ना, वापस जा रहा है, ये टमटम का होता है भैया, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, कितने लोग पढ़े हैं, ये पहली बार पढ़ रहे हैं या इसके पहले आपने कभी ना कभी पढ़ा है टमटम? चलिए पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, और कहाँ पढ़े हैं ये भी आप बता दीजिएगा। अगर आपने पढ़ा है तो कहाँ पढ़े हैं ये भी बता दीजिए, और टमटम आपका है क्या ये बताइएगा जल्दी से। चलिए यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा सही क्या हो जाएगा, हाँ इक्का गाड़ी है, बिल्कुल सही है, इक्का गाड़ी है, टैक्सी नहीं है भैया, ये जो टमटम है ये इक्का गाड़ी है, ये 3 पहिया वाली आपकी इक्का गाड़ी है, याद रखिएगा। तो वह टमटम से घर वापस जा रहा है, तो आप कहेंगे सर 85 नंबर का जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो से वाला सही हो जाएगा या द्वारा हो जाएगा, क्योंकि जब जा रहा है तो यहाँ पर आप कहेंगे द्वारा लगाइए, तो आप कहेंगे वह टमटम द्वारा घर वापस जा रहा है, याद रखिए वह टमटम द्वारा घर वापस जा रहा है, तो याद रखिए इसका ऑप्शन आपको बी लगाना है, याद रखिएगा, से मत लगाइएगा, ठीक है। और हमने आपको गद्यांश में पढ़ाया था, अब आपको याद आ गया होगा कि हमने आपको पढ़ाया था गद्यांश, है ना, तो हमने कहा कभी कभी गद्यांश को पढ़ लेना जरूरी होता है, बड़ा ज्ञान मिलता है गद्यांश से। एक टीचर का माइंड विकसित होना वो गद्यांश का ही काम है, क्योंकि गद्यांश पढ़ लेते हैं, बहुत लोग उस गद्यांश को छोड़ देते हैं, लेकिन बहुत नॉलेज मिलती है गद्यांश में, जो हम लोग बचपन में पढ़े हुए होते हैं वो भूल जाते हैं बड़े होकर, लेकिन गद्यांश में वही छोटी छोटी कहानियां आप लोगों को गद्यांश के ऊपर में दे देते हैं। देखो दिया है खून खौलना, इस मुहावरे का अर्थ आपका अर्थ क्या है,
खून खौलना मतलब क्या होता है? राधे राधे भैया, राधे राधे। खून खौलना की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए बहुत क्रोध आना, यहाँ पर आंसर नंबर आपका ये हो जाएगा, यहाँ पर आंसर ये बन जाएगा राइट, है ना। अगला क्वेश्चन दिया है कि मदर टेरेसा का संसार भर में फैला हुआ है। तो मदर टेरेसा का समाचार हो जाएगा क्या? नहीं, यस हो जाएगा, क्योंकि मदर टेरेसा के बारे में आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, गद्यांश में ज्यादा पढ़े हैं क्योंकि कई बार गद्यांश सॉल्व भी कराया गया है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए जो मदर टेरेसा थी ये कुष्ठ रोगों के लिए हेल्प करती थी, है ना। तो कहीं ना कहीं ये आपका हो जाएगा बी नंबर, यस हो जाएगा। अगला निम्नलिखित तो वाक्यों में से किस अंश में त्रुटि है? मैं आज सुबह आपके घर गया था किंतु तुम घर पर नहीं मिले। अब आप कहेंगे सर जी मैं आज सुबह आपके घर गया था, है ना। पहले तो आपने बड़ा सम्मान दे दिया और इसके बाद यहाँ पर तुम लगा दिया। तो जब शब्द आपने आप लगाया है तो फिर आपके हिसाब से लगाइएगा। तो भैया तुम शब्द आपको नहीं लगाना है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर कहेंगे सर ये ऑप्शन गलत दिया है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अर्थ की दृष्टि से शुद्ध दिया गया है? अब ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है भैया। अब ये क्वेश्चन आपको बताना है, अगर इस क्वेश्चन का जवाब सबने सही दिया मतलब आपने सबने अच्छी तरीके से पढ़ा है, क्योंकि सब कुछ तो आप लोग लगा लेते हैं, है ना, विलोम सद पर्यायवाची। लेकिन इस क्वेश्चन में गड़बड़ी हो जाती है। आप देखते हैं कि कितने लोग हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब सही देंगे। चलिए ऑप्शन देखो, यहाँ पर दिया गया शुद्ध वाक्य पूछा गया, इसमें शुद्ध आपका है कौन, है ना। मेरा यह पत्र ना मिले तो सूचित करना, अपनी टीम के पराजित होने पर उसे बहुत दुख हुआ, अध्यापक के डांटने पर बालक चुपचाप कहने लगा कि वह निर्दोष है, मैं मरने के बाद भी आपकी मित्रता को याद करूंगा। अब बताइए आंसर क्या सही किया जाए। चलिए यहाँ पर परसेंटेज देखते हैं, आपका सही परसेंटेज इनमें से क्या हो सकता है, जल्दी बताइए सब लोग। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है इनमें से क्या हो सकता है आपको बताना है। यहाँ पर देखिए आपका जवाब आया है ए नंबर, किसी का आया है बी नंबर। चलिए देखिए यहाँ पर जिसका भी आंसर आया है शुद्ध वाक्य में से, है ना, हमको तो पहला भी सही लग रहा है, दूसरा भी सही लग रहा है, तीसरा भी सही लग रहा है, चौथा भी सही लग रहा है। अब आप बताइएगा, जब तक आप नहीं बताओगे तब तक हम बताएंगे नहीं। कमेंट दिख रहा है, चलिए क्या कर रहे हो गुरुजी? अरे हम इंतजार कर रहे हैं आप लोगों का। चलिए देखिए अब ध्यान दीजिएगा, जो भी आप बताया हूँ इसका सही आंसर आपने जो बताया बी नंबर बिल्कुल सही बताया है। जिन लोगों ने बताया है बी नंबर आपने बिल्कुल सही लगाया है। अब गलती क्या है ए नंबर में? अगर आपने गलती लगाया है तो गलती है क्या ये बताइएगा। ए नंबर में क्या गलती है यहाँ पर बताइएगा, ए नंबर में क्या गलती है बताइएगा। तो देखो यहाँ पर दिखा है ना, है ना, क्या दिखा है ना, तो ना नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आपका छोटा ना लगना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर दिया है अध्यापक के डांटने पर बालक चुपचाप कहने लगा। देखो यहाँ पर दिया है कहना और यहाँ पर दिया है चुपचाप दिया गया है ना। फिर दिया गया है मैं मरने के बाद भी, तो जब आप मर जाओगे तो भैया याद किसको रखोगे? भूतों को याद रखोगे। जब आप मर जाओगे तो आप भूतों को याद रखोगे क्या भैया? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो ये गड़बड़ियां थी आपके इन ऑप्शनों में से, है ना। तो आपको मिल गया ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है भगवान बड़े दयालु होते हैं और भैया वो सबके सुनते हैं। हाँ यहाँ पर देखिए याद रखिए भगवान बड़े दयालु होते हैं वो सबकी सुनते हैं। तो आप कहेंगे सर बी नंबर आपका सही है और डी नंबर भी सही दिया गया है, क्योंकि दोनों में एक ही जैसे आपके ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो याद रखिएगा आपको आंसर यहाँ पर बी लगा दीजिए और सी लगा दीजिए। आपको यहाँ पर हाई कोर्ट से 1 नंबर दिलाकर मानेंगे। आइए अगले क्वेश्चन में आपको गद्यांश पढ़ते हैं, थोड़ा अच्छा सा गद्यांश है, पढ़ लेते हैं। यहाँ पर दिया है एक दिन हम सब मित्र संध्या के समय पार्क में खेल रहे थे, वहां एक महात्मा जी आए और हम सब ने सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर महात्मा जी को प्रणाम किया। उन्होंने हमारा परिचय पूछा और आशीर्वाद दिया। हम सब उनके निकट ही बैठ गए और बातचीत करने लगे। सुरेश ने कहा
कि महात्मा जी हमें अच्छी बातों का उपदेश दीजिए। सफलता की प्राप्ति के लिए हम विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए। देखो गद्यांश को पढ़ लीजिए, आप लोगों के लेवल का है, आप लोगों के लिए, इसलिए हम आपको गद्यांश सॉल्व करा रहे हैं। महात्मा जी बोले, बालकों आप लोगों को अच्छे अंक पाने में सफल होने के लिए परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। मैंने बात को आगे बढ़ाई और पूछा, महात्मा जी किसी भी काम को पूरा करने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो दूसरा पॉइंट आता है कि महात्मा जी बोले, सब गुणों को भली भांत काम में लगाकर किसी कार्य को पूरा करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। उसके बिना हमारा ज्ञान, शक्ति इत्यादि व्यर्थ हो जाता है। मतलब सब गुणों को भली भांत काम में लगाइए, अपना जो ध्यान है वो उसी पर लगाइएगा तो सफलता मिलेगी। अब आइएगा क्वेश्चन नंबर आपकी 91 में। बालक पार्क में क्या करने आए थे। घूमने फिरने आए थे। तो आप कहेंगे जी सर जी घूमने फिरने आए थे, या छुट्टी मांगने के लिए आए थे, महात्मा जी से मिलने आए थे, या मिलजुल कर खेलने आए थे। अब अच्छा क्वेश्चन है, गड़बड़ी मत करिएगा। चलिए, कह रहा है बालक पार्क में क्या करने आए थे, यहाँ पर आंसर दीजिएगा। अब ये तो बिल्कुल आपके सामने है और यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा। तो सब लोग जवाब दे रहे हैं ए नंबर। तो थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर गद्यांश देते हैं। कह रहा है, क्या दिया है, कह रहा है एक दिन हम सब मित्र संध्या के समय पार्क में खेल रहे थे, वह महात्मा जी आए, है ना। तो आप कहेंगे सर जी खेल रहे थे, क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। तो क्या ऑप्शन में ऐसा भी दिया गया है। तो आप कहेंगे सर घूमने फिरने नहीं आए थे, घूमने फिरने नहीं आए थे, मिलजुल कर खेलने के लिए आए थे। तो क्या आंसर बनेगा, यहाँ पर डी आ जाएगा, खेलने के लिए आए थे, खेल रहे थे, खेलने के लिए आए थे, घूमने के लिए नहीं आए थे, खेलने के लिए आए थे। तो एक नंबर देखिए बहुत लोगों का गलत हो गया, लगभग 80% लोगों ने यहाँ पर गलत कर दिया है। अब अगले क्वेश्चन को बताइएगा कि बालकों ने महात्मा जी को अपना परिचय दिया, सबसे उपयुक्त परिचय इनमें से क्या होगा। 92 नंबर आपसे कह रहा है, सबने अपने अपने माता पिता का नाम बताया होगा, अपने अपने विद्यालय का नाम बताया होगा, कहा होगा कि हम सब आपस में मित्र हैं, कहा होगा कि हमें अच्छी बातें सीखना चाहते हैं। अब यहाँ पर आंसर आपका बनेगा क्या, तो आपको देना है, यहाँ पर आप कहेंगे सर कहा होगा कि हमें अच्छी बातें सीखना चाहते हैं, यही तो आपका था ना उसमें। यहाँ पर आंसर आपका हो गया डी नंबर। सबने कहा था कि सर महात्मा जी हमको अच्छी बातें बताइए, है ना, ज्ञान की बातें बताइए, ये कहा था कि नहीं कहा था। अब देखिए गद्यांश में बहुत लोगों के इनमें से आपका नंबर चला गया होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बालकों ने महात्मा जी के उपदेश, है ना, बालकों ने महात्मा जी को उपदेश देने को क्यों कहा था, है ना, उपदेश देने को क्यों कहा था। वे उपदेश देने के शौकीन थे, वे जानते थे कि महात्मा लोग अच्छी बातें बताते हैं, है ना। वे महात्मा जी के प्रति अपना आदर प्रकट करना चाहते हैं, वे जानते थे कि वे स्वयं अज्ञानी हैं। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, वे जानते थे कि महात्मा लोग अच्छी बातें बताते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर आपका देखो बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला है, महात्मा जी ने सफलता प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन क्या बताया है। तो महात्मा जी ने सफलता के लिए जो मार्ग बताया है, परिश्रम, भक्ति, प्रश्न पूछना, दिन रात पढ़ना। दिन रात पढ़ने की कोई बात नहीं होती है, वहां पर परिश्रम की बताया था कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। तो ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा जी के अनुसार किसी कार्य को भली भांति करने के लिए सबसे उपयुक्त क्या होता है। ये बताएगा कि अगर करें किसी कार्य को भली भांति करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्या। अब बताइएगा 95 में। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखो बुद्धि है, शक्ति है, वीरता है और चालाकी है। तो हमने कहा था भैया गद्यांश में कह रहे थे बुद्धि का प्रयोग, जितनी भी आपको बुद्धि है उसको आपको लगाना है। तो याद रखिएगा यहाँ पर आंसर आपका ए वाला बेस्ट आंसर आपका हो जाएगा, याद रखिएगा। और दूसरा आपका गद्यांश आ गया है, बाढ़ विनाश का सूचक है, इसको देखकर ही भय लगता है। बाढ़ का जो जल है इतने वेग से आता है कि मार्ग में आने वाली हर वस्तु को बहा ले जाता है। पशु बह जाते हैं, खेत और खेती, है ना, खेत और खेती बर्बाद हो जाती है, मकान टूटकर गिर पड़ते हैं, पानी घरों और दुकानों में घुस जाता है, सारा सामान नष्ट कर देता है। दूर दूर तक जल ही जल दिखाई देता है, किंतु पानी को योग्य एक घूंट भी नहीं होता है। अब ऐसी जगह हाईलाइट करना है क्योंकि संभावता है कि क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेगा। किंतु पानी पीने को योग्य एक घूंट भी नहीं होता है। जल से मच्छर उत्पन्न होते हैं और मलेरिया फैलता है। दूषित जल से, देखो दूषित जल पीने से हैजा जैसी बीमारी फैलती है। लोग कहते हैं कि पृथ्वी पर पाप का भार होने पर प्रकृति दंड देती है ना। कुछ सीखना है तो गद्यांश पढ़िए, बहुत मजा आता है गद्यांश में पढ़ने में, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान देते हैं। यह सच है कि अत्यधिक वर्षा के कारण आने वाली बाढ़ को पूर्णतः रोका नहीं जा सकता, किंतु सरकारी कर्मचारी सावधानी बरतते तो बाढ़ से होने वाली हानि को काफी कम किया सकता है। तो चलिए क्वेश्चन दिया है, यह अनुच्छेद किसके बारे में है। तो भैया प्रकृति के दंड के बारे में है।
क्या ऐसा दिया गया है? या बाढ़ से होने वाली हानि के बारे में आप कहेंगे ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला है बाढ़ क्यों आती है? पृथ्वी पर पाप का भार होने के कारण, सरकार लापरवाही के कारण, बहुत अधिक वर्षा होने के कारण, नदी पर बने बांध टूट जाने के कारण। देखिए, जब कभी आपका दिमाग काम नहीं करता है तो ऐसे क्वेश्चन आपसे गलत हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए 97 दिया गया है, तो दिया गया है भैया पृथ्वी पर पाप बढ़ना, ये गद्यांश में दिया गया था, गद्यांश में दिया गया था, लेकिन ये सही नहीं होगा क्योंकि और ऑप्शन भी है। लापरवाही से कोई नहीं है, बहुत अधिक वर्षा होने के कारण, बांध टूटने से होता है, लेकिन बांध के बारे में गद्यांश में जिक्र नहीं किया गया है, गद्यांश में बांध के बारे में जिक्र नहीं किया गया है। तो जितना यहाँ पर बोला गया है उतना ही आपको करना भी है, ठीक है। अगला दिया है कि बाढ़ भयंकर घटना है क्योंकि, बाढ़ भयंकर घटना है क्योंकि, ये आपसे पूछा है 98 में। कह रहे इससे जन धन की बहुत हानि होती है, इसको देखकर ही भय लगता है, इससे घरों में पानी घुस जाता है, इससे बचने का उपाय नहीं दिखता है। चलिए 98 नंबर आपको देना है। आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। हाँ भैया, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, जल्दी बताइए। यहाँ जो आपका आंसर है वो आपका इनमें से क्या हो सकता है? चलो, यहाँ पर देखिए सबके जवाब अलग अलग आ रहे हैं, है ना। और यहाँ पर देखो आपसे कह रहा है कि भयंकर बाढ़ घटना जो होती है क्यों होती, कह रहे क्यों की, है ना, ये पूछा है, कारण पूछा है। और कारण मतलब बाढ़ भयंकर घटना है क्योंकि इससे जन धन की हानि होती है। गद्यांश में ये भी दिया गया था कि इसको देखकर भय लगता है, यहाँ पर दिया है इसमें घरों में पानी घुस जाता है, इससे बचने का उपाय नहीं दिखता। ये गद्यांश में सभी चीज दिए गए हैं, लेकिन फोकस किस पर हुआ है? इससे जो समस्या होती है वो जन धन की हानि बहुत होती है, ये आपका होता है ना। क्लियर है? यहाँ पर आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है बाढ़ आने पर पीने का पानी तक नहीं मिलता है क्योंकि बाढ़ का जो जल होता है वो क्या होता है? अरे हम कॉफी पीते नहीं है, और कल हमने गलती से कॉफी पी भी लिया था, कॉफी नहीं चाय पिए थे, है ना। सर के पास गए थे, गुरुजी के पास, तो उन्होंने हमको चाय पिला दिया, लेकिन रात में हमारी जीभ में जलन हो रही थी, मतलब जाते हैं जीभ जल जाती है। तो हम सोच रहे थे कि आखिरकार हमारी जीभ जल क्यों रही है। ना ही हमने समोसा खाया है, ना ऐसी कोई चीज खाया, हमको याद ही नहीं था। बाद में याद आया कि अरे यार हमने चाय पी लिया है, क्योंकि हम चाय पीते नहीं है। तो याद आया चाय पिए थे, इसलिए हमारी जीभ अभी भी यहाँ पर हो रही है। देखो दिया गया 99 नंबर, और 99 की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा कि बाढ़ आने पर पीने का जो पानी तक नहीं मिलता क्योंकि बाढ़ का जो जल होता है वेगान घरों में घुस जाता है, गहरा होता है, दूषित हो जाता है। डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला दिया गया है और आपसे कह रहा है कि संपत्ति नष्ट होने के अतिरिक्त बाढ़ से क्या विपत्ति आती है। तो देखो भैया, संपत्ति नष्ट होने के अतिरिक्त बाढ़ से जो विपत्ति, देखो संपत्ति तो नष्ट होती ही होती है ना, लेकिन इसके अलावा भी बड़ी समस्या आती है। ये समस्या होती है बीमारियां जो होती हैं वो जन्म लेती हैं और फैलती हैं, यही सबसे बड़ी समस्या है। बाढ़ आ गई ठीक है, लेकिन उसके बाद जो बीमारियां होती हैं, गंदगी बह के आती है, उससे क्या होता है? जल दूषित होता है, वातावरण दूषित होता है, बीमारियां फैल जाती हैं। तो आपका आंसर आपका सी हो जाएगा। आप देखते होंगे अधिकतर बीमारियां कहाँ मिलती हैं? केरल जाएंगे तो केरल में आपको बीमारी मिलेंगे। अभी आप कहेंगे सर जी कर्नाटक में देखेंगे, कर्नाटक में बीमारियां आपको मिलती हैं, है ना। यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि एक कौन सा है, बेंगलुरु एयरपोर्ट है, जहां पर कह सकते हैं कि वो क्या लग गया है, लॉकडाउन लग गया है वहां पर, है ना। वहां पर मंकी पॉक्स के जो आपके कह सकते हैं वायरस है ना, उससे फैल रहा है। तो भैया वहां पर आपके देखेंगे आपका क्या लग गया है, लॉकडाउन घोषित कर दिया है। जितने लोग बाहर ही आएंगे वो क्वारंटाइन होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्लास आपकी जो है वो आपकी कंप्लीट होती है, ठीक है। ये क्लास जो आपकी है वो आपकी क्लास आज कंप्लीट होती है। चलिए